हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हम सीटेट जनवरी में जो 2021 में जो सीटेट हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे कि सीडीपी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बेसिकली आज का जो क्लास है वो सीडीपी से रिलेटेड है, यानी सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और एक पैटर्न देखेंगे कि किस तरह से सीडीपी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आपके जो एग्जामिनेशन की तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो एक तरह से आप रिवीजन क्लास इसको समझ के रखिएगा। तो आज हम सीटेट जनवरी 2021 के सीडीपी के क्वेश्चन को देखेंगे और हम किसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हमारा सीडीपी में 30 ऑफ द 30 आए और हमारा जो टारगेट है वो है कि जो जुलाई में सीटेट होने वाला है 2024 में वो हम अच्छे नंबर से क्रैक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, है ना। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को बता सकते हैं ताकि वो और भी लोग मेरे इस न्यू चैनल को जाने, समझे और सब्सक्राइब करें, है ना। तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं हम अपना जो सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर और पहला प्रश्न क्या बोलता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्ट क्राइंग। सेइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड, डोंट बिहेव लाइक गर्ल, बियॉन्ड बॉयज डोंट क्राई। दिस स्टेटमेंट बाय द फादर। यानी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक खेल के दौरान रोहन को क्या है, रोहन नाम का एक लड़का है, उसको चोट लग जाती है और वो रोने लगता है। ये देख के उसके फादर क्या बोलते हैं कि डोंट बिहेव लाइक अ गर्ल, यानी तुम लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, तुम एक लड़के हो और लड़के जो है वो जल्दी रोते नहीं है। ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिस स्टेटमेंट बाय द फादर इज, यानी ये जो स्टेटमेंट फादर ने दिया, ये जो बातें, ये जो कथन फादर द्वारा, जो पिता द्वारा ये जो कथन बोला गया, ये है क्या, ये किस चीज को शो करता है। तो पहले ऑप्शन में हम देखेंगे कि आखिर ये किस चीज को शो करता है। ये रिफ्लेक्ट करता है जेंडर स्टीरियोटाइप को, यानी ये बताता है कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। यानी जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है ना। जेंडर, तो क्या ये जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शा रहा है। दूसरा देखेंगे चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप, क्या ये चैलेंज कर रहा है जेंडर स्टीरियोटाइप को, यानी लैंगिक रूढ़िबद्धता को चुनौती दे रहा है। या तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है, रिड्यूस जेंडर बायस्ड, यानी जेंडर बायस्ड को कम कर रहा है। देखिए ये कहीं से भी जेंडर बायस्ड को कम नहीं कर रहा है। जेंडर बायस्ड का मतलब क्या है, भेदभाव करना। भेदभाव का मतलब है यानी लड़के को लड़कियों से भेदभाव करना, मतलब लड़के को अलग इंपॉर्टेंस देना, लड़कियों को अलग इंपॉर्टेंस देना। मतलब इस चीज को, किसी भी चीज को बोल देना कि नहीं इस काम में लड़कियां अच्छी होती हैं तो लड़के को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और लड़कियों को प्रेफरेंस नहीं देंगे। ये होता है जेंडर बायस्ड, यानी किसी एक तरफ झुकाव ज्यादा होना, चाहे वो लड़के के साइड हो और चाहे वो लड़की के साइड हो, तो वो होता है जेंडर बायस्ड। चौथा होता है प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। यहाँ पे कहीं से भी जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हो क्या रहा है, यहाँ पे रूढ़िवादी जो बातें चलती आ रही हैं बहुत समय से, पुराने टाइम से, कि लड़के जो होते हैं वो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, लड़कियां स्पोर्ट्स में उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है ना। बहुत सारे जो स्पोर्ट्स बने हैं, बहुत सारे जो खेल बने वो लड़कों के लिए बने हैं, लड़कियों के लिए नहीं बनी है। लड़के अच्छा शासन चला सकते हैं, लड़कियां ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो इस तरह की जो बातें बहुत पुराने टाइम से हमारे देश में चली आ रही है उसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप और रूढ़िबद्धता, है ना। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये दिखा रहा है कि उसके पापा क्या शो कर रहे हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप की तरफ उनके फादर का क्या है, झुकाव है। किसके, रोहन के फादर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बोलता है हमसे। इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है। हमने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वहाँ पे हर बच्चे को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाती है और वहाँ पर क्या है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम होता है जहाँ पे हर बच्चे
के नीड के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है ना, रियल लाइफ वर्ल्ड से इंटरैक्ट करके बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाई जाती है। तो ये होता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम या प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन से रिलेटेड इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो आपको बताना है। यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब होता है प्रगतिशील शिक्षा, और इसके जनक कौन माने जाते हैं? जॉन डूई माने जाते हैं। और एक आध नाम जो इससे जुड़े हुए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि किसका नाम प्रोग्रेसिव एजुकेशन में लिया जाता है, कौन से साइकोलॉजिस्ट और आते हैं। ठीक है, अ टीचर शुड फॉलो फिक्स कैरिकुलम। देखिए फिक्स कैरिकुलम नहीं होता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, क्या होता है? फ्लेक्सिबल कैरिकुलम होता है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, एम्फसाइज शुड बी ऑन द कंपटीशन अमॉन्ग द स्टूडेंट। बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं करना है ना, यानी प्रतिस्पर्धा नहीं करना है बच्चों के बीच में। एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज के कंस्ट्रक्शन में एम्पल अपॉर्चुनिटी का मतलब यहाँ पे क्या कि भरपूर आपको मौका देना है बच्चों को, यानी ज्ञान के संरक्षण के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। ये किससे रिलेट करता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। यहाँ पे बच्चा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की हम बात करते हैं, बच्चा इंपॉर्टेंट है ना, और बच्चे के इर्द गिर्द जो भी कुछ होगा वो बच्चे के अकॉर्डिंग डिजाइन होगा आपकी एक्टिविटी, और लेसन प्लान बनेगा, मेथड को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमें आंसर मिल गया। फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन को चेक करेंगे। स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर। एकेडमिक स्कोर पर आपको लेबल नहीं करना है ना, ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है ना, after absorbing that students are struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decide to provide clue and hint in a form of what, why, how, है ना, according to लेव वाइगस्की theory. This strategy ऑफ टीचर बिल, यानी यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि एक गतिविधि के दौरान, यानी एक एक्टिविटी के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। यानी वो क्या करती है, बच्चे फंस रहे हैं किसी एक्टिविटी में, तो टीचर क्या करती है, उसको ऑब्जर्व करी कि बच्चे तो यहाँ पे फंस रहे हैं, तो बच्चे को क्या दे रही है, क्लू दे रही है, यानी बच्चे को क्या दिया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है, इशारा दिया जा रहा है, ताकि उस संकेत और इशारे को पकड़ के बच्चे सही यानी करेक्ट आंसर तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर टीचर जो है वो क्या कर रही है, लेव वाइगस्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है टीचर? क्या वो डिमोटिवेट कर रही है टीचर को? देखिए बच्चे को तो वो क्लू दे रही है, यानी वो चाह रही है कि बच्चे आगे बढ़े, तो डिमोटिवेशन का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं है। यानी अगला देखेंगे, एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर द लर्निंग, यानी स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रही है, बिल्कुल कर रही है। वाइगस्की में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया गया है वाइगस्की की थ्योरी में, स्कैफोल्डिंग, जहाँ पे बच्चों को नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम क्लू देते हैं, हिंट देते हैं, हेल्प देते हैं, जिसको हम टेम्पररी हेल्प भी कहते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, टेम्पररी हेल्प। जब बच्चे उस काम को कर लेते हैं तो आप उस हेल्प को हटा लेते हो, तो यहाँ पे टीचर स्कैफोल्डिंग दे रही है। यहाँ पे अगला ऑप्शन है, cause withdrawal tendency among student and being meaningless in the process of learning। ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे टीचर सिंपली क्या कर रही है, स्कैफोल्डिंग दे रही है। यानी स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, आधारभूत संरचना या ढांचा बोला जाता है, जहाँ पे बच्चे को हेल्प प्रोवाइड किया जाता है उनके नीड के अकॉर्डिंग, जहाँ पे बच्चे फंसते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। यानी सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, समाजीकरण। बच्चे का समाजीकरण करना बहुत ही आवश्यकता होता है ना। अगर आपको सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना है, तो सोशलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। तो यहाँ पर सोशलाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? स्कूल इज द सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ठीक है, सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन, बिल्कुल सही है। देखो सोशलाइजेशन के 2 एजेंट होते हैं ना, एक होता है स्कूल और दूसरा होता है फैमिली, है ना। तो फैमिली क्या होता है,
प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट होता है ना, और स्कूल जो होता है वो सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। दूसरा देखते हैं, स्कूल इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन, स्कूल कभी भी प्राइमरी नहीं होता, सेकेंडरी होता है। ये ऑप्शन यहीं पर गलत हो गया। पीयर आर द प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज द सेकेंडरी, फैमिली सेकेंडरी नहीं होता है ना। फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन, फैमिली प्राइमरी होता है, तो यहाँ पर सेकेंडरी की बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट लग रहा है, क्योंकि क्या है, हमने क्या पढ़ा है कि सोशलाइजेशन में जो फैमिली होती है वो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट होती है, और स्कूल जो होता है सेकेंडरी। अगर स्कूल के साथ आपको नेबरहुड दे दे तब भी ये सेकेंडरी हो जाएगा, और फैमिली के साथ भी अगर नेबरहुड दे दे या पीयर्स दे दे तो ये प्राइमरी हो। यानी आपको फोकस किस पे करना है, स्कूल पर और फैमिली पर। अगर स्कूल कहीं भी है तो वो हमेशा सेकेंडरी होगा, और फैमिली कहीं भी है तो वो हमेशा प्राइमरी होगा, है ना। समझ में आई बात। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइज, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो किस पर फोकस करता है, किस पर बेस्ड है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी, हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, है ना। उन्होंने 8 टाइप की क्या बताई थी, बुद्धि के बारे में बताया था कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, है ना। और उनके अकॉर्डिंग उनका क्या मानना था कि 8 टाइप की क्या होती है, बुद्धि होती है हमारे माइंड में, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। कोई म्यूजिक में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, तो वो क्यों होता है। यानी उनका मानना था कि हम बुद्धि को एक तरीके से मेजर नहीं कर सकते हैं, बहु बुद्धि आयाम उन्होंने बताया था कि अलग अलग तरीके की बुद्धि होती है, लोग अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कोई एकेडमिक में बहुत अच्छा है तो वो बहुत इंटेलिजेंट है ना। बहुत जैसे ए आर रहमान हो गए, वो म्यूजिक में बहुत अच्छे हैं, है ना। बहुत सारे राइटर हैं जो कि मतलब लिखने पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। जैसे आप बहुत सारे राइटर का नाम ले सकते हो, प्रेमचंद हो गए, ये सब जो राइटर हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, तो ये सब क्या है, ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस माने जाते हैं। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि एक इससे क्वेश्चन जरूर आता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से, हार्वर्ड गार्डनर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट टाइप की जो ये टॉपिक है सीटेट की है, और इसको आप इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। और इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, सीडीपी के प्लेलिस्ट में आपको ये थ्योरी बहुत अच्छी मिलेगी और बहुत अलग तरीके से पढ़ाया हुआ। तो एक बार जाके विजिट जरूर कीजिएगा स्टडी परचम चैनल बाय नेहा सिंह। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में कौन सी बातें सही गई है। पहला ऑप्शन बोलता है इंटेलिजेंस कोशेंट कैन बी मेजर ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट। देखिए, इंटेलिजेंस कोशेंट को ऑब्जेक्टिव टेस्ट के थ्रू ओनली आप मेजर नहीं कर सकते हैं, है ना। इंटेलिजेंस इज वन डोमेन, इंश्योर इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन। यानी एक डोमेन जो है वो इंश्योर करता है कि आपका अगला डोमेन कैसा होगा। यानी एक फील्ड में अगर आप अच्छे हैं तो वही डिपेंड करे, वही उस क्या करेगा, वही तय करेगा कि आप अगले किसी डोमेन में अच्छे हैं कि नहीं है। ये भी गलत बात है ना। देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही है, बहुत तरह के इंटेलिजेंस पाए जाते हैं। कोई म्यूजिक में इंटेलिजेंस है, कोई स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंस है। आप विराट कोहली का नाम ले सकते हो, स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छे हैं, है ना। कोई बॉडली काइनेस्थेटिक टाइप का इंटेलिजेंस होता है ना। तो अलग अलग तरह से लोग इंटेलिजेंस पाए जाते हैं दुनिया में, और अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है कि देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, है ना। अगला ऑप्शन देखेंगे, देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंस इन द इंटेलिजेंस, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साइड, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। According to Lawrence Kohlberg theory, performing an act and doing something because other approve it represent dash stage of morality। यानी क्या है, लॉरेंस कोलबर्ग कौन थे, जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत हमें दिया था, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, और उन्होंने उनमें 3 लेवल और 6 स्टेजेस बताई थी। तो 3 लेवल और 6 स्टेजेस, लेवल कौन सा था, प्री ऑपरेशनल था,
प्री कन्वेंशनल था, कन्वेंशनल था और पोस्ट कन्वेंशनल था, और हर लेवल में ना दो दो स्टेजेस बताई थी उन्होंने, है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि इनके अकॉर्डिंग जो लोग क्या कहते हैं, परफॉर्मिंग ऑन एक्ट एंड डूइंग समथिंग, बिकॉज हम कुछ भी परफॉर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो किस लिए करते हैं, ताकि दूसरे अप्रूव करें, दूसरे बताए कि नहीं बहुत अच्छा आपने किया है, यानी दूसरों की वाहवाही सुनने के लिए हम कोई भी काम करते हैं। तो लॉरेंस कोल्डबर्ग के अकॉर्डिंग ये कौन से लेवल में आएगा, है ना, ये कौन सा स्टेज है, तो ये कौन सा स्टेज है, ये कन्वेंशनल, ये किस स्टेज में आएगा आपको बताना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा आंसर होगा, दूसरे के अकॉर्डिंग आपको अप्रूव दिखाना है, तो ये कन्वेंशनल लेवल में आता है, जहां पे हम क्या पढ़ते हैं, गुड बॉय और गुड गर्ल वाली स्टेज आती है। वहां पर क्या बताया गया है, गुड बॉय और गुड गर्ल वाली स्टेज की हम क्यों कोई काम करते हैं, ताकि कोई हमें बहुत अच्छा करे, यानी दूसरे के थ्रू दूसरे हमें अप्रूव्ड करे, हमारे कैरेक्टर को दूसरे अप्रूव करे कि नहीं ये बहुत अच्छा लड़का है, ये बहुत अच्छी लड़की है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर का, लेव वाइगस्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी लेव वाइगस्की ने किस पर एम्फसाइज किया था, यानी लेव वाइगस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्षण अधिगम प्रक्रिया में डैश का महत्व पर जोर दिया गया है, यानी किसके महत्व पर जोर दिया गया है, तो क्या वो कल्चर पर जोर दिया गया है, एट्रीब्यूशन पे दिया है, मोटिवेशन पे दिया है, या इक्लुवेरेशन पे दिया है। तो उन्होंने कल्चर पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, यानी उन्होंने 3, इसीलिए तो उनकी थ्योरी का नाम क्या है, सोशल कल्चरल थ्योरी। उनका कहना है कि समाज और संस्कृति के थ्रू ही लोगों का डेवलपमेंट होता है और लोगों की लर्निंग होती है। उन्होंने 3 चीज़ों पर फोकस किया, पहला लर्निंग, दूसरा सोसाइटी और तीसरा कल्चर, है ना। तो इन 3 चीज़ों पर फोकस किया, और 3 चीज़ों को लेके क्या होती है, लर्निंग भी, किसी भी इंडिविजुअल की लर्निंग परफॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम क्या कौन सा पढ़ना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोलता है ना। जीन पियाजे आगे देखिए, जीन पियाजे से 2-3 क्वेश्चन, 2-3 लेव वाइगस्की से आना ही आना, और ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्द आपको एक आध दिन में आपको जीन पियाजे से रिलेटेड बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे, जो कि सीटेट 2024 के लिए बनाए गए हैं। उसी को मद्देनजर रख के मैंने ये पियाजे पर वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ, तो उसको देखिएगा ज़रूर, है ना। और एक एक करके मैं एक क्विक रिवीजन टाइप का कोर्स रखूंगी। इन दिस थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जीन पियाजे ने किस पर थ्योरी बनाई थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बनाई थी, कि किस तरह हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है, कौन कौन से स्टेज जो होते हैं किसी भी व्यक्ति के मेंटल डेवलपमेंट पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में उन्होंने 4 स्टेज बताई थी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 4 उन्होंने स्टेज बताई थी। उसको पढ़ाने के लिए उन्होंने 3 चीज़ों पर फोकस किया था, एक था स्कीमा, दूसरा था एकोमोडेशन और तीसरा था एसिमिलेशन। इन 3 चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो उन्होंने थ्योरी दी थी, उससे कौन सा जो टर्म है वो रिलेट करता है, वो क्या है। उन्होंने साइकोलॉजिकल टूल के बारे में बताया था, क्या उन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन के बारे में बताया था। स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में किसने बताया था, थॉर्नडाइक ने बताया था, जो कि व्यवहारवादी थे। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में, यानी जेडपीडी के बारे में कौन बताया था, लेव वाइगस्की ने बताया था। किसने बताया था स्कीमा के बारे में, स्कीमा के बारे में पियाजे ने बताया था। और स्कीमा क्या होता है, मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज होता है, यानी हमारे माइंड के अंदर अलग अलग चीज़ों का एक स्ट्रक्चर बना रहता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट का, किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का, किसी एनिमल का, कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, इन सब चीज़ों का एक माइंड मैप टाइप का बना होता है हमारे माइंड में, और वो क्या होता है, स्कीमा। स्कीमा इज द मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और समय समय पर क्या होता है, ये स्कीमा चेंज होते रहता है ना, और उसमें हम फेरबदल करते रहते हैं जैसे जैसे हम नए नए एक्सपीरियंस को फील करते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन बोलता है प्री ऑपरेशनल स्टेज इन ए जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड बाई, है ना। यानी यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है ये स्टेज नंबर 2 है ना। पहला स्टेज था सेंसरी मोटर स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले और ऑपरेशन का मतलब होता है लॉजिक, है ना। तो लॉजिक से पहले की ये स्टेज है जहाँ पे बच्चे लॉजिक नहीं लगाते हैं, है ना। तो लॉजिक से पहले की स्टेज है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कैरेक्टर सही है। यहाँ पे बच्चे डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है, जी नहीं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब डेवलप होती है? चौथे स्टेज में, जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, यानी अमूर्त सोच का विकास चौथा में आता है, ये नहीं होगा, ठीक है। सेंट्रेशन इन ए थॉट में सेंट्रेशन होता है। अगला है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, ये भी होते हैं 4th स्टेज में होता है ना। ये भी 4th वाले स्टेज में होता है, ये भी 4th वाले स्टेज में होता है ना। यानी परिकल्पना कब बनाते हैं बच्चे? जब 12 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं, 4th स्टेज में जब पहुंच जाते हैं, जिसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, उसमें बच्चे क्या करते हैं? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग करते हैं, यानी परिकल्पना बनाते हैं, है ना। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन कब करते हैं बच्चे? वो भी चौथे में। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो कट गया। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएशन, ये किस में करते हैं? कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट कब आता है बच्चों में? कब आता है? जब आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो कि 3rd स्टेज की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। सैनिटेशन इन ए थॉट। सैनिटेशन इन ए थॉट क्या होगा कि बच्चे नहीं बता पाएंगे कि किस ग्लास में ज़्यादा पानी है और किस में कम। अगर मान लीजिए कि 2 ग्लास है ना, ये 2 ग्लास है और दोनों में कितना एक बराबर पानी है। अगर इस ग्लास के पानी को अगर मैं बड़े से ग्लास में डाल दूं, है ना, तो बच्चे क्या करेंगे? सैनिटेशन का मतलब कि बच्चे एक देखेंगे, या तो सिर्फ हाइट को देख पाते हैं, यानी वन एस्पेक्ट को देख पाते हैं, दूसरे एस्पेक्ट को यानी दूसरे तरीके से बच्चे नहीं सोच पाते हैं। इसी पानी को जब मैंने एक पतले से ग्लास में डाल दिया तो बच्चे, और फिर पूछा कि बताओ दोनों में से किस में ज़्यादा पानी है, तो बच्चे बोलेंगे कि इसमें ज़्यादा पानी है। क्यों बोलेंगे? क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चे बस एक तरीके से सोचते हैं। बच्चे बस हाइट के बारे में सोचते हैं, बच्चे विड्थ यानी उसकी चौड़ाई के बारे में नहीं सोचते हैं। उसी को कहते हैं सैनिटेशन ऑफ थॉट। और यही जो होता है ना, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में चेंज हो जाता है और वो डिसेंट्रेशन ऑफ थॉट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी विचार और सोच में केंद्रीकरण रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन है हमारा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के बारे में आपको बताना है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी विकास के बारे में कौन सी चीज बताई गई है। डेवलपमेंट हैज ए सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस द कल्चर फॉर एवरीवन। देखिए सेम रेट ऑफ ग्रोथ नहीं होता है ना, ये गलत है। डेवलपमेंट ऑकर ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक प्लेस इन अ स्कूल। डेवलपमेंट लर्निंग के थ्रू होता है और कब होता है? स्कूल में होता है, ये भी नहीं है, है ना। डेवलपमेंट ऑकर ओनली वाले जो शब्द होते हैं ना, वो हमेशा नेगेटिव माने जाते हैं, ऑलवेज, है ना। ज्यादातर आप मोस्टली देखोगे 99% ओनली वाले जो भी ऑप्शन होते हैं ना, वो गलत माने जाते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, है ना। तो ये भी नहीं होगा कि डेवलपमेंट ऑकर ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। सिर्फ चाइल्डहुड में डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट तो हमने क्या पढ़ा है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है क्या? विकास। और कहाँ से चलती है? वूम से टूम तक चलती है। आपके जन्म से लेके आपके मृत्यु तक क्या होता है? आपका विकास होता रहता है अलग अलग तरीके से, है ना। डेवलपमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशन है। आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है ना, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी आपका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। ये सब क्या है? डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है ना। और आपका सोशल डेवलपमेंट भी होता है। तो आप मल्टी डायमेंशनल होता है क्या? डेवलपमेंट, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यानी विकास क्या है? बहुआयामी है। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है वो हम देखेंगे। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग द चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस
के बारे में पूछ रहा है कि बच्चे में किशोरा अवस्था तक, बच्चे में जन्म से लेके किशोरा अवस्था तक जो विकास का क्रम होता है वो कैसे होता है। तो स्टार्टिंग में बच्चे कैसे सीखते हैं, सेंसरी मोटर से, फिर किससे सीखेंगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी किसी भी वस्तु को देख के, छू के, फील करके, और उसके बाद इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। बच्चे क्या होते हैं, अमूर्त चीजों पर भी उनका, अमूर्त चीजों को भी वो समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिख रहा है आपको कि पहले सेंसेस के थ्रू यानी संवेदिक यानी इंद्रियों के थ्रू, यानी जो हमारे 5 सेंसेस है उसके हेल्प से बच्चे कोई भी चीज को सीखते हैं, फिर किसी चीज मूर्त चीजों को देख के, और फिर किसी अमूर्त चीजों को यानी एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भी एक क्वेश्चन रहता है, ध्यान में रखिएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता, यानी हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है और इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आपको लेसन प्लान करना है, आपको मेथड डिसाइड करना है, आपको एक्टिविटी डिजाइन करना होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम में आप शुड बी ट्रीटेड, आप यानी एक प्रगतिशील शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ये हिंड्रेंस है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रगतिशील शिक्षा में गलत। हिंड्रेंस यानी क्या होता है, रुकावट, बाधा, तो ये गलत है। ए फेल्यूर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, ये टीचर के लिए फेल्यूर है, यानी अध्यापक के पक्ष में असफलता है, ये भी गलत है। क्रिटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, एबिलिटी बेस्ड ग्रुप नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? एबिलिटी बेस्ड ग्रुप का मतलब क्या है कि जिस जैसी एबिलिटी है उस तरह का आप ग्रुप बना दिए। अच्छे एबिलिटी वाले बच्चों को अलग ग्रुप में रख दिए, जो लो लर्नर है उनको अलग रख दिए, जो डिसेबल है उनको अलग रख दिए। तो आपको एबिलिटी ग्रुपिंग से कहाँ जाना है, दूर जाना है। तो एबिलिटी ग्रुपिंग आपको क्लासरूम में नहीं करना है, यानी योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड ये भी नहीं होता है। हमको किसको जोड़ना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम से जोड़ना है, यानी इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग एंड प्लानिंग फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी अगर आपको पता होगा बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में तो आप बहुत अच्छे से प्लान करोगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, यानी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, इन इंक्लूसिव क्लासरूम इम्फोसाइज शुड बी। इंक्लूसिव क्लासरूम कहाँ होता है, जहाँ पे हर बच्चे को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाती है, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी चाइल्ड। हम कहाँ बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में, यानी इंक्लूसिव क्लासरूम में हम बात करते हैं ना। तो क्या होता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होता है ना। इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन पे कहाँ ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अगला है अनडिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे अन लगाकर ये गलत हो गया है। सेग्रीगेशन फॉर स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी, यानी सोशल आइडेंटिटी के को ध्यान में रख के बच्चे को अलग थलग करना है, सेग्रीगेट करना है, यानी सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के को अलगाव करना है। देखिए इस तरह का तो अलगाव आपको क्लासरूम में करना नहीं है, क्योंकि क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन ही लाया गया था इसलिए ना कि जहां पर एक नॉर्मल बच्चा है ना और एक डिसेबल बच्चा दोनों एक ही क्लासरूम में पढ़े, है ना। डिसेबल बच्चा हो, स्पेशल चाइल्ड हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल वैल्यू, इक्वल फैसिलिटी दी जाए एक सिंगल क्लासरूम में, एक सिंगल छत के नीचे। तो वो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये तो सेग्रीगेशन तो करना ही नहीं है ना। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एमिंग एट द मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, बिल्कुल सही है। बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना है मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, यानी हर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आपको मौका देना है, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना है। यानी बच्चे को क्या करना है, आपको मौका देना है, अपॉर्चुनिटी देना है, ताकि हर बच्चा आगे बढ़ सके। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। 3 तरह का ओरिएंटेशन होता है, मास्टरी ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंट ओरिएंटेशन और फेल्योर
अवॉइडेंस। फेलियर अवॉइडेंस हम क्यों करते हैं? हमें फेल होने से बचना है, इसलिए हम उस तरह की पढ़ाई करते हैं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन होता है जब हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, क्लासरूम में एक दूसरे से अच्छा बनना चाहते हैं, तब होता है। और मास्टरी ओरिएंटेशन किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आपका बहुत अच्छी पकड़ है, रियल नॉलेज है, तो वो होता है मास्टरी ओरिएंटेशन, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। According to Right of Person with Disability Act 2016, which of the following term is appropriate to use? यानी Right of Person with Disability Act आया था, कब आया था? 2016 में आया था। तो उसके अकॉर्डिंग किस नाम से हम किसी भी डिसेबल बच्चे को बुला सकते हैं? क्या हम रिटायर्ड स्टूडेंट बोलेंगे, क्या हम हैंडीकैप बोलेंगे, क्या हम बोलेंगे स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, या हम बोलेंगे स्टूडेंट विथ क्रिपल्ड बॉडी? तो देखिए, हम छात्र को अशक्त शरीर यानी मजाक के तौर पे नहीं बोलेंगे। बच्चे को हैंडीकैप के लिए भी मना कर दिया गया है कि बच्चे को विकलांग छात्र नहीं बोला जाएगा। मंदित छात्र यानी मंद बुद्धि वाले छात्र भी नहीं बोलेगा। उनको एज अ रिस्पेक्ट हम कॉल करेंगे और क्या करेंगे? स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता यानी विकलांगता को नहीं करना है, वो क्या है? दिव्यांग पर्सन है ना। तो इस चीज पर फोकस किया गया है। कब? 2016 में आया था राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, और इसमें बहुत सारी डिसेबिलिटी को जोड़ा गया था। लगभग 21 डिसेबिलिटी को इसमें इंक्लूड किया गया है टोटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है ना? In order to address the need of the student who are facing learning difficulty, a teacher should not। देखिए क्या करना है कि यहाँ पर बोल रहा है कि बच्चे इन ऑर्डर टू नीड ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आपको जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी फेस कर रहे हैं, तो टीचर को क्या करना नहीं चाहिए, है ना। यूज मल्टीपल पहला ऑप्शन देखेंगे, यूज मल्टीपल ऑडियो वीडियो एड, ये तो करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए ये आपको देखना है। यानी बच्चे क्या फेस कर रहे हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी फेस कर रहे हैं, तो टीचर को क्या नहीं करना चाहिए क्लासरूम में? तो ये तो करना चाहिए। यूज कंस्ट्रक्टिव पेडालॉजिकल अप्रोच, बिल्कुल सही है। कंस्ट्रक्टिव पेडालॉजिकल अप्रोच को करना चाहिए। यहाँ पे पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए। डू इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम, ये भी करना है। इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम क्या होता है? हर एक सिंगल बच्चे के लिए प्रोग्राम किया जाता है, उसके नीड, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि वो क्यों नहीं अच्छा कर रहा है, उसके लिए रेमीडियल टीचिंग प्रोवाइड की जाती है। उनके पेरेंट्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, वो होता है इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान होता है। ठीक है, तो ये भी करना चाहिए। प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडालॉजी एंड असेसमेंट, यानी रिजिड स्ट्रक्चर को क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। यानी शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग करना है, यही आपको नहीं करना है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी रिजिड नहीं बनना है, आपको फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर और पेडागोजी और असेसमेंट को क्या करना है? आपको फ्लो में लाना है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिटी फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। यहाँ पे क्रिएटिविटी के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या प्राइमरी आइडेंटिटी हो, आइडेंटिफाइंग, किस तरह से आप क्रिएटिविटी को आप क्या करोगे? आप पहचानोगे कि ये बच्चा क्रिएटिव है। पहला ऑप्शन क्या बोलता है? लो कॉम्प्रिहेंशन, जो बच्चे कम समझते हैं, है ना, कम समझते हैं, वो क्रिएटिविटी से रिलेट करते हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ठीक है, अगला है डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले बच्चे क्रिएटिव होते हैं। तीसरा है हाइपर एक्टिव बच्चे क्रिएटिव होते हैं, और चौथा है इनअटेंटिवनेस वाले बच्चे क्रिएटिव होते हैं। तो देखिए आपको बोलना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट लगेगा, कि क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है अपसारी चिंतन, जहाँ पे बच्चे अलग अलग तरीके से सोचते हैं। एक सिंगल क्वेश्चन है ना, और उसके जब आप मल्टीपल आंसर लेकर आओगे, है ना, उसका मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। मल्टीपल आंसर होगा, अलग अलग तरीके से आप आंसर लेकर आओगे, वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कुछ नया सोचना, कुछ नया कर दिखाना क्या होता है? क्रिएटिव थिंकर बच्चे होते हैं, और क्रिएटिविटी का वो क्या होता है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। यानी अलग अलग तरीके से सोचना क्रिएटिविटी को, और डाइवर्जेंट थिंकिंग से क्या होता है? क्रिएटिविटी का बहुत अच्छा संबंध होता है। तो इसको ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? सिंगल आंसर होता है ना, मतलब
क्लोज एंडेड आंसर हम उसको कहेंगे, और डाइवर्जेंट थिंकिंग में ओपन एंडेड आंसर होता है ना। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला क्या है, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की साइड चलते हैं हम। 17 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है हमसे, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड अ टीचर शुड, यानी इन ऑर्डर टू एड्रेस, यहाँ पे विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए, है ना, करने हेतु एक अध्यापक को, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, है ना, लर्नर हैं, अलग अलग। डाइवर्स बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि अलग अलग तरीके के, अलग अलग पढ़ने का स्टाइल होगा, अलग अलग तरीके का सीखने का स्टाइल होगा। तो इस तरह के बच्चे क्लासरूम में हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए, है ना। यहाँ पर टीचर के लिए पूछा जा रहा है कि टीचर को, अगर आप फेस कर रहे हो डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चों को, यानी विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चे को आपको पढ़ाना है क्लासरूम में, तो आप क्या करोगे। तो ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे, अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है, यानी जो भी आपकी सोच है उसको अवॉइड करना है, अवॉइड नहीं करना है, ये ऑप्शन गलत है ना। अगला ऑप्शन देखते हैं, ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, डाइवर्स सेटिंग से आप एग्जाम्पल को सेट करोगे और एग्जाम्पल को बताओगे, तो ये भी, इससे डाइवर्स बैकग्राउंड के लर्नर को आप क्या कर पाओगे, आप पढ़ा नहीं पाओगे, ये एग्जाम्पल सेट करने से नहीं होता है ना। टू स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट आप करोगे सारे बच्चों के साथ, यानी सभी बच्चों के लिए मानकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी गलत है। यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप, यानी बच्चों को क्या करोगे, यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप, यानी ऐसे कथन का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करता है ना। देखिए नेगेटिव स्टीरियोटाइप को स्ट्रेंथ नहीं करना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर सेकंड सबसे बेस्ट लग रहा है। क्या है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, डाइवर्स सेटिंग से आपको एग्जाम्पल को क्या करना है, ड्रॉ करना है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, उसको आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं ना, यानी समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है। कैसे करेंगे, आप ड्रिल और प्रैक्टिस करके आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ये ड्रिल और प्रैक्टिस से क्या होता है, किसी भी चीज को आप सीख जाते हो तो उसको रिपीट करने के लिए, उसको ये लॉन्ग टाइम तक मेमोरी में याद करने के लिए आप ड्रिल और प्रैक्टिस करते हो, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, इनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी फिक्स्ड प्रोसेस को आप क्या करोगे, इनकरेज करोगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए फिक्स प्रोसेस नहीं रखना, आपको अलग अलग डाइवर्स प्रोसेस रखना है, जिससे यानी डाइवर्स तरीका अपनाना है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या होगी, फैसिलिटेट होगी, बढ़ेगी। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉगी या जनरेटिंग फियर अमॉन्ग स्टूडेंट, फियर को जनरेट नहीं करना, एनालॉगी का यूज करना है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, यानी समरूपों का इस्तेमाल का मतलब क्या है कि आप अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू, अलग अलग क्राइटेरिया के थ्रू बच्चे को इनकरेज करोगे और समझाओगे और उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को क्या करोगे, फैसिलिटेट करोगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है वो हम देखेंगे, है ना। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन बाय, मोटिवेशन टू लर्न यानी लर्निंग के लिए मोटिवेशन, सस्टेन बाय यानी अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जाता है, यानी किस तरह आप मोटिवेशन को बनाए रखेंगे लर्निंग के लिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है।
पनिश करेंगे चिल्ड्रन को तब मोटिवेशन बना रहेगा, ये गलत ऑप्शन है। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, मास्टरी ओरिएंटेड गोल पर आप फोकस करोगे, ये कुछ हद तक सही लग रहा है। गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, इजी टास्क नहीं देना है बहुत ज़्यादा और अगला ऑप्शन है फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन से दूर जाना है हमें। तो हमें क्या करना है, किसी भी बच्चे का मोटिवेशन बना रहे लर्निंग के प्रति यानी अधिगम के प्रति, किसी भी बच्चे की अभिप्रेरणा बनी रहे, उसके लिए आपको मास्टरी ओरिएंटेशन गोल पर फोकस करना है। मैंने अभी आपको बताया था कि मास्टरी ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि आप अपनी इच्छा अकॉर्डिंग किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी एरिया में आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो या आपने किया है, वो होता है मास्टरी ओरिएंटेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है ना, सेम क्या है यानी शर्मिंदगी क्या होती है। हैज नो रिलेशन टू कॉग्निशन, कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। अगला है इट इज वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न। देखिए सेम कहीं भी मोटिवेट नहीं करता है इफेक्टिव लर्निंग के लिए। शर्मिंदगी शुड बी जनरेट फ्रिक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्या जनरेट होते रहता है फ्रिक्वेंटली, यानी ये भाव जो है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा होता है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है कि क्या होगा, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ये क्या करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा करता है किसी भी। अभी जब किसी चीज को आपको लेके क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ जाएगा, तो वो क्या करेगा, किसी भी चीज का नकारात्मक प्रभाव आपके संज्ञान पे क्या करता है, गलत इफेक्ट करता है। और यही आपका ऑप्शन सही होगा। शेम क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव करता है किस पर, आपके संज्ञानात्मक विकास में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी टीचिंग लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इफेक्टिव मोड आपको बताना है कि क्या होगा, है ना। रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं होता। इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग आपको बताना है एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन कॉन्सेप्ट, ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस और इमिटेशन एंड रिपीटेशन। इमिटेशन और नकल करना और उसको रिपीट करना भी नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, देखिए एनालिसिस करके यानी बिना विश्लेषण के अवलोकन करना भी नेगेटिव माना जाता है। आपको क्या करना, ऑब्जर्वेशन विद एनालिसिस करना है, विदाउट एनालिसिस नहीं करना है। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन कौन रहा है, ऑप्शन नंबर 2, यानी एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट के बीच में आपको रिलेशनशिप बनाकर एक्सप्लोर करना है, यानी संकल्पनाओं के बीच में संबंध खोजना है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 22। A teacher should analyze the various error made by the student on a given task because a teacher should analyze the various error, यानी टीचर क्या करती है, एक अध्यापिका क्या करती है, बच्चे में बहुत कुछ एरर को क्या करती है, एनालाइज करती है, यानी कुछ एरर को वो क्या करती है, विश्लेषण करती है, खोजती है, उसे पता चलता है बच्चे में एरर, है ना। मेड बाय द स्टूडेंट ऑन ए गिवन टास्क, एक टास्क में बच्चे क्या कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं और उसका पता किसको चलता है, टीचर को चलता है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, है ना। क्यों यानी एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकल्पना में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए त्रुटियों का विश्लेषण, यानी एरर का विश्लेषण क्यों करना चाहिए, क्यों हमें पता करना चाहिए कि बच्चे का एरर क्या है, क्यों है, किस लिए है। तो इसमें ऑप्शन के थ्रू आपको बताना है। शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली, वो इसलिए किसी भी बच्चे का एरर का पता लगाती है क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग बच्चे को क्या करेगी, पनिशमेंट देगी, यानी जिसने जितना ज्यादा एरर किया उसको उतना ज्यादा पनिशमेंट, जिसने कम एरर किया है यानी कम गलतियां की हैं तो कम पनिशमेंट। तो ये गलत होगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर आर मीनिंगफुल इन अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। एरर क्या होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और एरर से हमें क्या पता चलता है, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो क्या पता चलता है कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, क्यों बच्चे ने क्यों गलतियां की उसका हम पता करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही लग रहा है। शी कैन सेग्रीगेट दोज हु मेड मोर एरर इन ए कंपैरिजन टू द
अदर यानी सेग्रीगेट तो आपको नहीं करना है बच्चों को। लर्निंग इज ए सोली बेस्ड ऑन द करेक्शन ऑफ एरर, लर्निंग किस पर बेस्ड है, करेक्शन ऑफ एरर पर बेस्ड है, ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि एरर क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मीनिंगफुल लर्निंग में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इट इज डिफिकल्ट फॉर चाइल्ड टू लर्न व्हेन, यानी इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रेन टू लर्न व्हेन, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, क्यों होती है, कब होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन ए डिसकंटिन्यूअस चंक, जब आप इंफॉर्मेशन को डिसकंटिन्यूअस चंक में, यानी चंक का मतलब होता है छोटे छोटे ग्रुप में आप डालोगे, यानी सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, तब बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। अगला क्या होगा, दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, है ना। इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, जब इंट्रिंसिकली यानी इंटरनली बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे तो उनको सीखने में दिक्कत, डिफिकल्ट फॉर लर्नर टू लर्न व्हेन, तो उनको जब वो इंटरनली मोटिवेटेड रहेंगे, यानी कि मतलब कहने का मतलब है कि जब वो आंतरिक रूप से प्रेरित होंगे तो उन्हें क्या होगा, सीखने में दिक्कत आएगी, है ना। लर्निंग इज सोशली कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड, यानी लर्निंग के अधिगम क्या है, सामाजिक संदर्भ में होता है। और अगला है कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वे, जब आप मल्टीपल वे में कंटेंट को प्रोवाइड करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाएगा, तब बच्चे को, चिल्ड्रन को क्या होगी, डिफिकल्ट होगी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा, बच्चे को क्यों दिक्कत आएगी, है ना। इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, है ना, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे तब उन्हें डिफिकल्टी आएगी, है ना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग, यानी बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग किसको माना जाता है, कब बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, यानी अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, आपको बताना है। जब हाई अराउजल होगा, यानी उच्च उत्तेजना होगा, और हाई फियर होगा, बहुत बच्चे डरे रहेंगे, तो हाई फियर में तो बच्चे नहीं अच्छे से लर्निंग कर पाएंगे। लो अराउजल होगा और हाई फियर होगा, तब भी बच्चे अच्छे से नहीं करेंगे। किसी चीज का एक्सट्रीम जाना ना, एक्सट्रीम कंडीशन की ओर जाना, वो गलत होता है। ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है मॉडरेट अराउजल और नो फियर, जब बच्चे में डर नहीं रहेगा और अराउजल कैसा रहेगा, उत्तेजना कैसा रहेगा, मॉडरेट रहेगा, एक बैलेंस में रहेगा, तब बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3। फिर भी ऑप्शन नंबर 4 चेक करते हैं, नो अराउजल और नो फियर, जब अराउजल ही नहीं रहेगा, कोई फियर ही नहीं रहेगा, तो आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है कि जब आपका मॉडरेट अराउजल होगा और नो फियर होगा, यानी संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं होगा, तब बच्चे अच्छे से लर्निंग कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखेंगे, है ना। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्ट ऑफ देयर ओन नॉलेज, है ना। यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी जो रचनावादी लोग थे, उन्होंने क्या बताया था कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं, वो आपको बताना है। हैव नो रोल इन ए प्ले, नो रोल टू प्ले इन, यानी बच्चों को कोई भी भूमिका नहीं होती है ना, अपने ज्ञान के निर्माण करने में, ये तो गलत बताया जा रहा है। बच्चे क्या होते हैं, एक्टिवली लर्न करते हैं अपने, यानी बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिव लर्नर होते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो लोग थे, जैसे आप प्याजे की बात कर लो, वाइगस्की की बात कर लो, वो क्या थे, रचनावादी लोग थे, और वो क्या मानते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, एक्टिव लर्नर होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई रोल ही नहीं होता है, तो ये तो गलत है। स्लोली डिपेंड ऑन एडल्ट फॉर, बच्चे एडल्ट पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं, तब उनके ज्ञान का निर्माण होता है, ये भी गलत है ना। प्ले एन एक्टिव रोल बिल्कुल सही है। क्या है, कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट द चिल्ड्रेन प्ले एन एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। स्लोली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी 26 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए कौन
सही है, अच्छा है, यानी अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है यानी सही मानी जाएगी। एबिलिटी इज इम्प्रूव्ड, एबिलिटी को इम्प्रूव्ड किया जा सकता है। एबिलिटी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, जी नहीं। एबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी जो होती है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू आपके सिचुएशन। आपकी एबिलिटी जो होती है अकॉर्डिंग टू एज, आपकी एबिलिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो बोल रहा है कि इम्प्रूव किया जा सकता है, योग्यता में सुधार लाया जा सकता है, तो ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है। फिक्स्ड नहीं होता, ये ऑप्शन गलत हो गया। एफर्ट डोंट मेक एनी डिफरेंस, यानी प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए प्रयास बहुत हेल्प करता है। अगर आप प्रयास करते रहोगे, एफर्ट करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में सक्सेस जरूर आपको मिलेगा। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे डोंट मेक एनी डिफरेंस बोला रहा है, तो यहाँ पे गलत हो गया। फेल्यूर इज ए कंट्रोलेबल, यानी असफलता अनियंत्रित है, यानी असफलता क्या है, उसको नियंत्रण में आप नहीं ला सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यानी बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है कि एबिलिटी को आप क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, सुधार ला सकते हो, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग की बात करिए, जहां पे आपकी पूरी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होती है। अमंग स्टूडेंट इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सिटिंग विथ एम्फसाइज ऑन, यानी निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। यानी आपकी किसी भी बच्चे की जब आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, किसी भी स्टूडेंट में इम्प्रूव करना है, तो आपको कौन सा जो टेक्निक यूज करोगे, किसके थ्रू आप किसी भी बच्चे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाओगे। क्या आप कंपटीशन के थ्रू कर पाओगे, क्या टेक्स्ट बुक सेंट्रिक यानी किताब मतलब पूरी तरीके से किताब पर, बुक पर ही आपको यानी पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहेगा, तब बच्चे की कॉन्सेप्ट बेटर होगी। फ्रीक्वेंट एग्जाम लोगे तब बच्चे की कॉन्सेप्ट बेटर होगी, या इंक्वायरी और डायलॉग के थ्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे सही लगेगा। जब बच्चे इंक्वायरी करेंगे, है ना, खोज करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, है एनालाइज करेंगे, डायलॉग करेंगे, यानी टीचर से वार्ता करेंगे, संवाद करेंगे, तब उनका जो कॉन्सेप्ट होगा वो अच्छे से बिल्ड होगा और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 28। ड्यूरिंग अ टास्क Saina is taking to herself about a way she can proceed on the task. According to Lev Vygotsky idea on language and thought, this kind of private speech is sign off. यानी लेव वाइगस्की ने क्या की थी, प्राइवेट स्पीच की बात की थी, और प्राइवेट स्पीच के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने आइडिया को, अपनी थिंकिंग को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि एक कार्य के दौरान सानिया स्वयं से बातें कर रही है। जब हम अपने आप से बातें करते हैं ना, कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अकेले में रहते हो और आपके पास कुछ काम रहता है, उस काम को आपको सही तरीके से, सही वे में करना होता है, तो आप अपने से बातें करते हो, और आपकी जो सेल्फ थिंकिंग होती है ना, सेल्फ आइडिया होता है, उसको आप क्या करते हो, रेगुलेट करते हो, उसको कंट्रोल करते हो कि मुझे इस तरीके से एक डायरेक्शन देते हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। और प्राइवेट स्पीच की बात किसने की थी, लेव वाइगस्की ने की थी। 3 टाइप्स ऑफ स्पीच दिया था उन्होंने, सोशल स्पीच की बात की थी, प्राइवेट स्पीच की बात की थी, है ना, और एक उन्होंने इनर स्पीच की बात की थी। 3 टाइप की स्पीच की बात किसने की थी, लेव वाइगस्की ने की थी। तो उनके अकॉर्डिंग ये प्राइवेट स्पीच क्या है, ये सेल्फ रेगुलेशन है ना, कॉग्निटिव इमेच्योरिटी नहीं होती है। ईगो सेंट्रिक स्पीच की बात प्याजे ने की थी। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी ये नहीं है, ये क्या है, सेल्फ रेगुलेशन हो रहा है। वो अपने ही बातों को, अपने ही डिसीजन को वो क्या कर रही है, एक डायरेक्शन दे रही है, एक रेगुलेट कर रही है, और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इवेल्युएशन से क्वेश्चन आ गया, अभी तक आया नहीं था। इवेल्युएशन प्रैक्टिस शुड एम एट, यानी मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए, बच्चे को लेबल करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, बिल्कुल गलत। सेग्रीगेट करना, ये भी गलत।
आइडेंटिफाई स्टूडेंट नीड एंड रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सही। हम इवैल्यूएशन मूल्यांकन क्यों करते हैं, उससे हमें क्या पता चलता है कि बच्चे की नीड क्या है, बच्चे का रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने टीचिंग प्लान में, अपने टीचिंग स्ट्रैटेजी में बदलाव लाते हैं, अपने मेथड को चेंज करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, यानी बच्चे की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना क्या होता है, मूल्यांकन का काम होता है। ऑप्शन नंबर 3। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बोलता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से है। तीसरा क्वेश्चन आ गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस से, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन तो इससे आना तय रहता है, ठीक है, इस टॉपिक से। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, यानी बच्चों के विकास में व्यक्तिगत भिन्नता को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है ना। तो क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेरिडिटी पर, सिर्फ हेरिडिटी पर बेस्ड होता है, गलत है। इन्वायरमेंट पर सिर्फ बेस्ड होता है, ये भी गलत है। नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट, ये भी गलत है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसी भी बच्चे का तय कौन करता है, उसकी हेरिडिटी अलोंग विथ इन्वायरमेंट, यानी इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हमने डेवलपमेंट के बारे में भी क्या पढ़ा था कि डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट इज द इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी इसी का पार्ट है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। कुछ आपके माँ बाप से आप में जो कैरेक्टर आता है, और कुछ आप किस तरह के इन्वायरमेंट रहते हो उससे आप में बदलाव आता है, और उससे व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये थे आज के लेक्चर, जो कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। और ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि इसी तरह के अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। और कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या किसी तरह का सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।